नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार। सुर्खी अखबार की में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर रोज की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं तमाम खास सुर्खियों के साथ। वो खबरें जो कल सुर्खियों में रही, वो खबरें जो आज सुर्खियां बनेंगी। तो तमाम खबरों के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत आपके साथ मैं दीपिका सिंह। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में ये पहला कदम है। एक देश एक चुनाव विधेयक में लोकसभा में स्वीकार है। संसदीय समिति को इस बाबत एक नोटिस भेजा जाएगा। अमर उजाला, दैनिक भास्कर। लोकसभा में कल एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई थी। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधन करने से लिए पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। बिल्कुल देखिए, और ये खबर है जहां एक देश एक चुनाव का जिक्र हुआ। इस विधेयक को लोकसभा में स्वीकार, संसदीय समिति को भेजा जाएगा। विपक्ष के भारी हंगामे में कड़ी आपत्तियों और मत विभाजन के बाद एक देश एक चुनाव विधेयक मंगलवार को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। विपक्ष की मांग पर कराए मत विभाजन में पक्ष में 269 जबकि विरोध में 198 मत पड़े। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की नियुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधेयक 2024 को कानून मंत्री मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया है। देखिए, आपको बता दें, एक देश एक चुनाव को लेकर हमेशा से सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी, एनडीए इसका समर्थन करिए। अब बिल ऐसे ही पेश नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, बिल पेश होगा, जेपीसी का गठन किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। तमाम ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी भी हो जाते हैं, जो आपके मन में विचार भी होगा। देखिए, आपको बता दें तैयारी क्या कुछ होगी इस बाबत, ज़रा उस पर नज़र दिखाइए। अब पॉइंटेड डेट 2029 के चुनाव के बाद फिर 5 साल के बाद एक साथ चुनाव होगा। देखिए, आपको बता दें जेपीसी का गठन कैसे होगा। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य इस जेपीसी का हिस्सा होंगे। संख्या संसद में पार्टियों की ताकत के हिसाब से ये तय की जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी होने से ज्यादा सदस्य अध्यक्ष भाजपा से हो सकते हैं। तो गठन जेपीसी का होगा। अब जेपीसी को करना क्या होगा? 8 पन्नों के बिल में जेपीसी के लिए काफी होमवर्क छोड़ा गया है। संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन करने, नया प्रावधान जोड़ने की पेशकश है। अनुच्छेद 82 में नया प्रावधान जोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड तारीख को तय करने की बात कही गई है। 82 जनगणना के बाद परिसीमन के बारे में भी इसकी जानकारी साझा होगी। जेपीसी अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी? अब देखिए, जेपीसी अंतिम रूप से 2025 लग सकता है। ऐसा हुआ तो बिल सदन में 2026 में पेश किया जाएगा और विशेष बहुमत जुटाकर इसे पास करवाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए 2 साल बचेंगे, जो पर्याप्त नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि देखिए, कोशिश ये होगी कि जो इलेक्शन है वो 2029 तक हो, लेकिन वो तभी संभव होगा जब जेपीसी का गठन हो जाएगा, समिति का गठन हो जाएगा, इस पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी और इसके बाद सर्वसम्मति के साथ इस बिल को पेश कराया जाएगा। तो क्या डेडलाइन तय है? तो डेडलाइन भी आपको बता दें, बिल में ये जिक्र नहीं है कि कब लागू होगा। सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। राष्ट्रपति की अधिसूचना पर बिल जो समय है वो भी स्पष्ट नहीं है। बिल पास हो जाएगा तो अब क्या होगा? तो 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगे। फिर 5 साल लोकसभा का फुल टर्म 2034 में पूरा होगा। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल मान लिया जाएगा। तब चुनाव साथ में कराए जा सकते हैं। तैयारी में वक्त कितना चाहिए? देखिए, 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है। अब 29 की टाइमलाइन मेल खाएगी नहीं खाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तैयारियां, कोशिश इस बाबत की जरूर जा रही हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए, बीजेपी के 20 सांसद मतदान से गायब रहे, नोटिस देगी पार्टी। और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने के संबंध में हुए मत विभाजन के दौरान अपने करीब 20 सांसदों की अनुपस्थिति की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने एक व्हीप जारी करके
अपने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने को कहा था, लेकिन इतने सारे सांसदों की अनुपस्थिति से पार्टी नेतृत्व नाराज है। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा कि कई सांसदों ने व्यक्तिगत और काम से संबंधित कारणों से अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन जिन सांसदों ने सूचित नहीं किया उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। देखिए, अब आप समझ लीजिए कि व्हिप का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको एनी हाउस सदन में पेश होना होगा जब कोई चर्चा कह सकते हैं बहुत खास चर्चा की जानी हो, जिस पर विचार विमर्श हो। तो एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश होने से पहले सदन में हुए मतदान के दौरान भाजपा के 20 सांसद गायब थे, तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आपको बता दें, पार्टी की ओर से सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए 3 पंक्तियों का व्हिप जारी किया गया था। इससे पार्टी नेतृत्व में नाराजगी है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई सत्ता पक्ष अपना बिल पेश कर रही है तो ये विपक्ष का गायब होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, विपक्ष जो है कभी भी गायब हो जाते हैं, उनके सांसद बहिष्कार कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसद बाहर जाते हैं तब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आपकी मंशा क्या है। तमाम जो सांसद आपके साथ हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या इस बिल को लेकर वो सहमत नहीं है। यह तमाम बातें जो कि आपने अक्सर देखा होगा। हालांकि आपको बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं इसमें से कई सांसदों ने पहले तो गैर हाजिरी के बारे में बताकर अनुमति ली थी। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जिन्होंने पूर्व अनुमति नहीं ली उनके बारे में जांच की जाएगी, नोटिस किया जाएगा। बताया कि सांसद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल राजस्थान में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे। मतदान के दौरान भाजपा के सहयोगी दलों ने 3 सांसद भी अनुपस्थित रहे हैं। तो फिलहाल अब इन तमाम सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। पूजा, बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से विधेयक लाया गया संसद में पेश ना होना, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में नोटिस जारी कर क्या एक्शन बीजेपी लेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आगे रहने वाला है। दीपिका, आगे बढ़ते हैं खबरों में और रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस ने संविधान से किया छल, परिवार की जागीर माना। देखिए, आपको बता दें, हाँ बिल्कुल, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी पूजा, और वाकई में ये बहुत बड़ी खबर भी इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की जा रही है। और इसी को लेकर आपको याद होगा कि चाहे बात सत्ता पक्ष की कर लें, विपक्ष की कर लें, सभी संविधान पर किस दौरान अपनी बातों को रख रहे थे। चाहे आपको याद होगा प्रियंका गांधी की जिक्र किया जाए तो प्रियंका गांधी भी इस बात को रख रही थी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, इस खबर तक आपको पहुँचाते भी हैं किस तरीके से। बिल्कुल देखिए, और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा, हम एक साथ पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, यहाँ तुष्टीकरण की जगह नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को आगे रखा। ये 3 काम छोड़ दो तो जनता जिता देगी। आपका जिक्र करते हुए शाह ने कहा, अपने पार्टी को तो परिवार की जागीर समझ ही है, लेकिन संविधान को भी परिवार की जागीर बना लिया है। संविधान के साथ ऐसा अन्याय दुनिया में किसी ने नहीं किया। आपातकाल में कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें से कई लोग आज आपके साथ बैठे हैं। देखिए, आपको बता दें, जमकर गरजे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चर्चा के दौरान, संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री का कांग्रेस पर तमाम तरह का आरोप पड़ा गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरक्षण की सीमा 50% करने के कांग्रेस के दावे पर बोले, मुसलमानों को आरक्षण देने की मंशा आपकी है। सवाल ने कहा, वारिस के लिए पर्सनल लॉ तो अपराधों के लिए शरिया क्यों नहीं लाते आप। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर तमाम भाषा का इस्तेमाल किया, और देखिए बहुत साफ तौर पे कहा कि देखिए सबसे ज़्यादा शासन जो किया वो कांग्रेस ने किया। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने जो किया है उसका असर सीधे सीधे देश पर पड़ा है। तो संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने जिस तरह कांग्रेस की मंशा पर लगातार सवाल खड़े किए हैं, उसके ताप गृहमंत्री अमित शाह ने और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को निजी संपत्ति समझा। कांग्रेस के लिए संविधान का अर्थ सिर्फ इतना था कि सत्ता में बने रहें और किस तरीके से आप उसमें अपना मतलब सिद्ध करें। तो फिलहाल 16 वर्ष का शासन भाजपा ने किया, 22 बार संविधान में परिवर्तन किया। कांग्रेस ने 55 वर्ष में 77 बार संविधान में संशोधन किया। तो आप बताइए कि संविधान में संशोधन, यानी कि आप संविधान की प्रति लेकर तो हमेशा घूमते हैं, लेकिन संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन आपने ही किया है। तो इसका जवाब कौन देगा?
बिल्कुल देखिए और कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार विरोध किया गया, अब ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर फैसला क्या आता है क्योंकि फैसले का इंतज़ार ही बेसब्री से किया जा रहा है। चलिए खबरों में हम बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला भाग लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और नव भारत टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, दैनिक जागरण, एनबीटी, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने जगह दी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कल संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। इसके एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन से समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। कहा था कि प्रियंका और कांग्रेस को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिख रहा। इस बैग पर लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। कहा, फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ की। कहा, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। साथ ही पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की तारीफ करी। देखिए, हर अखबार ने इस खबर को तरजीह दी है और प्रियंका गांधी, जो कि आपको साफ तौर पे बता दें किस तरीके से इस बैग को लेकर चर्चा में लगातार बनी हुई हैं। बिल्कुल देखिए और संसद में प्रवेश के कुछ ही दिनों के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा इस राजनीति में भी धुरंधर बनने की कोशिश में जुट गई हैं। प्रियंका ने सोमवार को संसद परिसर में फ़लस्तीन लिखे रंगीन बैग के जरिए फ़लस्तीन की जनता के प्रति समर्थन का संदेश दिया और दूसरे ही दिन प्रियंका जिस बैग के साथ आई उस पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर और ईसाइयों के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो। बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हो रहे हिंसा और अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रियंका गांधी ने कंधे पर ये बैग लटकाकर उनके लिए न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि प्रियंका ने बतौर सांसद लोकसभा में जब पहला भाषण दिया था तो प्रशंसा हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी बैग लेकर पहुंची है, बांग्लादेश का जिक्र किया गया। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जिनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनको इंसाफ मिल सके, उनकी सेफ्टी हो सके, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। दीपिका, जाहिर सी बात है, देखिए अब आपको याद होगा कि इलेक्टोरल जो चुनाव है उसमें पहली बार पूजा सांसद बन के, यानी कि अब एक सांसद के तौर पर अब वह संसद में जा रही है। इस बीच आपको याद होगा जिस वक्त से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तभी से पहले अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी का नाम उनमें सामने था। उस बैग को लेकर सामने आई थी, तब ये कहा गया था कि देखिए विरोध किया जा रहा है। इसके बाद फिलिस्तीन का बैग लेकर सामने आई, तब ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा। और देखिए इससे पहले आपको बता दें, प्रियंका गांधी जो कि फिलिस्तीन के राजदूत जब यहाँ पे आए थे तब भी उन्होंने उनका समर्थन किया था। इसके बाद अब कल बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई नजर आई। देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रियंका गांधी एक मैसेज थ्रू करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें, संसद के मौजूदा सत्र में अपनी संसदीय पारी की शुरुआत करने वाली कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी के बैग इन दिनों खासी चर्चा और सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तरह तरह के जब बैग लेके जाएंगे आप तो वह सुर्खियां बनेगी, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है आपको बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। दरअसल इस बैग को अपने साथ टांगने वाली प्रियंका अकेली नहीं थी, बल्कि कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं व ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस सांसदों ने सदन में बैठक शुरू होने से पहले मकर द्वार के पास अपना विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रियंका सहित तमाम सांसदों ने अपने हाथ में थैला भी ले रखा था। तो फिलहाल देखिए बात वही है कि मैसेज एक थ्रू करना चाहती हैं। बड़ी बात यह है कि फवाद जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान में भी प्रियंका गांधी की तारीफ की गई कि उन्होंने कम से कम इस बात को लेकर इनिशिएटिव लिया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस जल विवाद को जन्म देती है, मेरे लिए पानी पारस के जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। दैनिक जागरण, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जयपुर में 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। इससे राजस्थान में निवेश को और बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस
प्रोजेक्ट से राजस्थान के किसानों, युवाओं और पर्यटन को बहुत फायदा होगा। तो पीएम ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन गई हैं। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने जयपुर के दादिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जल विवाद को जन्म देती है, ये हेडलाइन है। खबर विस्तार से क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस समाधान की जगह पर राज्यों के बीच जल विवाद को जन्म देती है। मेरे लिए तो पानी पारस है, जैसे पारस के संपर्क में आते लोहा सोना हो जाता है, वैसे पानी जहाँ भी स्पर्श करता है नई ऊर्जा और शक्ति देता है। भारत सुशासन की गारंटी है। एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को जयपुर में नदी जोड़ो योजना के तहत पार्वती और साथ ही काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास किया और इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच त्रिस्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और पेयजल और सिंचाई के लिए नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना से राजस्थान के 21 और मध्य प्रदेश के 13 जिले सीधे लाभान्वित होंगे। और देखिए, ये बड़ी बात है पूजा कि जिस तरीके से हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि नदियों का जिक्र हो, पूर्वांचल का जिक्र यदि उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो वहाँ पर जो असल समस्या है वो पानी की है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस ओर खासा ध्यान नहीं दिया, जबकि सबसे ज़्यादा शासन देश में कांग्रेस ने किया। अब इस देखिए, यहाँ डबल इंजन का जिक्र उन्होंने किया है कि जो समस्याएं पानी की तमाम राज्यों के बीच में है। आपको साउथ का जिक्र आपको याद होगा, साउथ में देखिए कितनी समस्या पानी को लेकर बनी होती तमाम राज्यों के बीच में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हम जल परियोजना की शुरुआत करेंगे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए ही बेहतर होगी। जैसा कि पूजा भी आपको बताई थी, पार्वती काली सिंधी चंबल के पानी के लिए मंगलवार को संशोधन और समझौता हुआ है। तो जयपुर में हुए कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। नदी जोड़ों के प्रतीक स्वरूप तीनों नदियों के पानी को एक घड़े में भरा गया। प्रोजेक्ट से राजस्थान के 21, मध्य प्रदेश के 13 जिलों की जो समस्या है पानी की उसको दूर किया जाएगा। समझौता पिछले 20 साल से चल रहा था। अब आप ये जानिए कि डबल इंजन की सरकार आई तो समझौता अब हो गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो 20 साल से टाला जा रहा था। अब पीएम ने इसमें देरी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया। नदी जोड़ो योजना राजस्थान में 1200, मध्य प्रदेश में 600 किलोमीटर होगी। लगातार राजस्थान में 80,000, मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट में 7-8 साल में काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ। परिवार कल्याण के लिए 1,592 करोड़, 8,500 करोड़ से दुरुस्त होगी बिजली की व्यवस्था। तो देखिए पूजा, साफ तौर पे आपको बता दें, बिजली का ऐसा मुद्दा था जो कि संभल में भी आपने देखा होगा किस तरीके से मुद्दा गरमाना शुरू हो गया था। बिल्कुल, देखिए, 805 करोड़ से सवारी जाएगी सड़कें और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आपको बताते चले कि दैनिक जागरण इस खबर को जगह देने के साथ ही विस्तार से बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 17,865 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट कल पेश किया। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ये अनुपूरक बजट पेश किया गया और विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद सदन में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट इस सदन में लेकर आया हूं, जिसका आकार काफी बड़ा है। देखिए, 8,500 करोड़ यानी कि 8,500 करोड़ से बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, जो कि मुंह बाएं खड़ी हुई है। 805 करोड़ से सवारी जाएगी सड़कें, यानी कि एक 17,865 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है, जिसे पेश किया गया। परिवार कल्याण के लिए 1,552 करोड़ मुकर्रर किए गए हैं। तो योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट को, ये दूसरा अनुपूरक बजट था जिसको पेश किया गया है। अनुपूरक को 1,001 करोड़ और पंचायती राज को 454.01 करोड़ रुपए प्रावधान के तौर पर दिए गए। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना की शुरुआत वापस से की जाएगी। और इसी को लेकर आपको बता दें किस तरीके से जो समस्या लगातार बनी हुई, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो,
ये मेक श्योर किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से, कि जो 27 में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तमाम समस्याओं का निवारण किया जाए, जिससे कि कोई लूप होल, कोई कमी न छूट पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पूजा, हम फौरन लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संशोधन आपने ही किया है, तो इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार विरोध किया गया, अब ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर फैसला क्या आता है, क्योंकि फैसले का इंतज़ार ही बेसब्री से किया जा रहा है। चलिए खबरों में हम बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला भाग लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और नव भारत टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, दैनिक जागरण, एनबीटी, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने जगह दी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कल संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। इसके एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन से समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। कहा था कि प्रियंका और कांग्रेस को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं दिख रहा। इस बैग पे लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। कहा, फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ की। कहा, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। साथ ही पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की तारीफ करी। देखिए, हर अखबार ने इस खबर को तरजीह दी है और प्रियंका गांधी, जो कि आपको साफ तौर पे बता दें किस तरीके से इस बैग को लेकर चर्चा में लगातार बनी हुई हैं। बिल्कुल देखिए, और संसद में प्रवेश के कुछ ही दिनों के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा इस राजनीति में भी धुरंधर बनने की कोशिश में जुट गई हैं। प्रियंका ने सोमवार को संसद परिसर में फ़लस्तीन लिखे रंगीन बैग के जरिए फ़लस्तीन की जनता के प्रति समर्थन का संदेश दिया और दूसरे ही दिन प्रियंका जिस बैग के साथ आई उस पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर और ईसाइयों के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो। बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हो रहे हिंसा और अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रियंका गांधी ने कंधे पर ये बैग लटकाकर उनके लिए न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि प्रियंका ने बतौर सांसद लोकसभा में जब पहला भाषण दिया था तो प्रशंसा हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी बैग लेकर पहुंची है, बांग्लादेश का जिक्र किया गया। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जिनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनको इंसाफ मिल सके, उनकी सेफ्टी हो सके, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। दीपिका, जाहिर सी बात है, देखिए अब आपको याद होगा कि इलेक्टोरल जो चुनाव है उसमें पहली बार पूजा सांसद बन के, यानी कि अब एक सांसद के तौर पर अब वह संसद में जा रही हैं। इस बीच आपको याद होगा जिस वक्त से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तभी से पहले अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी का नाम उनमें सामने था। उस बैग को लेकर सामने आई थी, तब ये कहा गया था कि देखिए विरोध किया जा रहा है। इसके बाद फिलिस्तीन का बैग लेकर सामने आई, तब ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा। और देखिए, इससे पहले आपको बता दें, प्रियंका गांधी जो कि फिलिस्तीन के राजदूत जब यहाँ पे आए थे तब भी उन्होंने उनका समर्थन किया था। इसके बाद अब कल बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई नजर आई। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रियंका गांधी एक मैसेज थ्रू करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें, संसद के मौजूदा सत्र में अपनी संसदीय पारी की शुरुआत करने वाली कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी के बैग इन दिनों खासी चर्चा और सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तरह तरह के जब बैग लेके जाएंगे आप तो वह सुर्खियां बनेगी, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है आपको बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। दरअसल इस बैग को अपने साथ टांगने वाली प्रियंका अकेली नहीं थी, बल्कि कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस सांसदों ने सदन में बैठक शुरू होने से पहले मकर द्वार के पास अपना विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रियंका सहित तमाम सांसदों ने अपने हाथ में थैला भी ले रखा था। तो फिलहाल देखिए, बात वही है कि मैसेज एक थ्रू करना चाहती हैं। बड़ी बात यह है कि फवाद जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान में भी प्रियंका गांधी की तारीफ की गई कि उन्होंने कम से कम इस बात को लेकर इनिशिएटिव लिया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस जल विवाद को जन्म देती है, मेरे लिए पानी पारस के जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया
दैनिक जागरण, अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जयपुर में 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। इससे राजस्थान में निवेश को और बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के किसानों, युवाओं को और पर्यटन को बहुत फायदा होगा। तो पीएम ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन गई हैं। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने जयपुर के दादिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जल विवाद को जन्म देती है, ये हेडलाइन है। खबर विस्तार से क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस समाधान की जगह पर राज्यों के बीच जल विवाद को जन्म देती है। मेरे लिए तो पानी पारस है, जैसे पारस के संपर्क में आते लोहा सोना हो जाता है, वैसे पानी जहाँ भी स्पर्श करता है नई ऊर्जा और शक्ति देता है। भारत सुशासन की गारंटी है। एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को जयपुर में नदी जोड़ो योजना के तहत पार्वती और साथ ही काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास किया और इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच त्रिस्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और पेयजल और सिंचाई के लिए नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना से राजस्थान के 21 और मध्य प्रदेश के 13 जिले सीधे लाभान्वित होंगे। और देखिए, ये बड़ी बात ये पूजा कि जिस तरीके से हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि नदियों का जिक्र हो, पूर्वांचल का जिक्र यदि उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो वहाँ पर जो असल समस्या है वो पानी की है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस ओर खासा ध्यान नहीं दिया, जबकि सबसे ज़्यादा शासन देश में कांग्रेस ने किया। अब देखिए, यहाँ डबल इंजन का जिक्र उन्होंने किया है कि जो समस्याएं पानी की है तमाम राज्यों के बीच में है। आपको साउथ का जिक्र आपको याद होगा, साउथ में देखिए कितनी समस्या पानी को लेकर बनी होती तमाम राज्यों के बीच में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हम जल परियोजना की शुरुआत करेंगे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए ही बेहतर होगी। जैसा कि पूजा भी आपको बताई थी, पार्वती काली सिंधी चंबल के पानी के लिए मंगलवार को संशोधन और समझौता हुआ है। तो जयपुर में हुए कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। नदी जोड़ों के प्रतीक स्वरूप तीनों नदियों के पानी को एक घड़े में भरा गया। प्रोजेक्ट से राजस्थान के 21, मध्य प्रदेश के 13 जिलों की जो समस्या है पानी की उसको दूर किया जाएगा। समझौता पिछले 20 साल से चल रहा था। अब आप ये जानिए कि डबल इंजन की सरकार आई तो समझौता अब हो गया, चूंकि जो प्रोजेक्ट था वो 20 साल से टाला जा रहा था। अब पीएम ने इसमें देरी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया। नदी जोड़ो योजना राजस्थान में 1200, मध्य प्रदेश में 600 किलोमीटर होगी। लगातार राजस्थान में 80,000, मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में 7-8 साल में काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ। परिवार कल्याण के लिए 1,592 करोड़, 8,500 करोड़ से दुरुस्त होगी बिजली की व्यवस्था। तो देखिए पूजा, साफ तौर पे आपको बता दें, बिजली का ऐसा मुद्दा था जो कि संभल में भी आपने देखा होगा किस तरीके से मुद्दा गरमाना शुरू हो गया था। बिल्कुल, देखिए, 805 करोड़ से सवारी जाएगी सड़कें और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आपको बताते चले कि दैनिक जागरण इस खबर को जगह देने के साथ ही विस्तार से बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 17,865 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट कल पेश किया। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ये अनुपूरक बजट पेश किया गया और विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद सदन में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट इस सदन में लेकर आया हूं, जिसका आकार काफी बड़ा है। देखिए, 8,500 करोड़ यानी कि 8,500 करोड़ से बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, जो कि मुंह बाएं खड़ी हुई है। 805 करोड़ से सवारी जाएगी सड़कें, यानी कि एक 17,865 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है, जिसे पेश किया गया। परिवार कल्याण के लिए 1,552 करोड़ मुकर्रर किए गए हैं। तो योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट को, ये दूसरा अनुपूरक बजट था जिसको पेश किया गया है। अनुपूरक को 1,001 करोड़ और पंचायती राज को
54.01 करोड़ रुपए प्रावधान के तौर पर दिए गए। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना की शुरुआत वापस से की जाएगी। और इसी को लेकर आपको बता दें किस तरीके से जो समस्या लगातार बनी हुई, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, ये मेक श्योर किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से, कि जो 27 में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तमाम समस्याओं का निवारण किया जाए, जिससे कि कोई लूप होल, कोई कमी न छूट पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का पूजा, हम फौरन लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। खबर को जगह दी है। सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% तक की कमी आई है और 2012 से 17 के दौरान सपा के कार्यकाल के दौरान 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 192 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पिछले कार्यकाल में भी 616 दंगे हुए थे, जिसमें 121 लोगों की जान गई थी। देखिए आपको बता दें, जमकर गरजे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंगलवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट जब पेश किया गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछला अगला सब कुछ गिना दिया समाजवादी पार्टी को। तो सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आईना दिखाया। कल दोगुनी हुई प्रति व्यक्ति आय, ये कहा अगले 5 साल में देश में औसत के बराबर ये आंकड़ा जाएगा। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि 7 विधेयक पारित हुए हैं और योगी सरकार में हर प्रकार के अपराधों में कमी आई है। सुरेश खन्ना ने ये बात कही। तो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उत्पीड़न के मुद्दे को गलत आंकड़े पेश करने पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने करारा जवाब दिया कि आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, विपक्ष जो आंकड़े पेश कर रहा है वो झूठे हैं, उनमें आप तब्दीली लाइए, उनको आप ठीक करिए। तो फिलहाल आपको बता दें, पिछले 7.5 वर्षों में हर प्रकार के अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। अपराधियों को सजा दिलाने में भी प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा सफल हुई है। महिलाओं के विरुद्ध दहेज मृत्यु में 16.68% और दुष्कर्म में 25.34% कमी आई हुई है। और देखिए साफ तौर पे आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन वो आंकड़े कतई झूठे हैं। और 7 साल में हमने हर तरह के अपराधों को कम किया और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया है। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी ने कहा कि मिलने पर राम राम बोलते हैं, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम बोलना कहाँ से सांप्रदायिक हो गया। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए तमाम तरह की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। अब हम खबरों में रुख करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधानसभा भवन में उनके कक्ष में मुलाकात की है। देखिए आपको बता दें, इस मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे, अनिल परब और वरुण सरदेसाई भी मौजूद थे। बता दें, उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंचे हुए थे। तो फिलहाल देखिए मुलाकात के मायने, हालांकि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन वाकई में देखिए ये एक मैसेज भी थ्रू होता है कि जब दो विपक्ष यानी कि धुर विरोधी यूँ कह सकते हैं आपस में एक ही राज्य में वो आपस में ऐसे मिलते हैं, तो एक जनता के बीच में एक हेल्दी मैसेज भी कन्वे होता है। तो फिलहाल हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है। पूजा भी आप तक ये खबर पहुंचा रही है। बिल्कुल, देखिए हेडलाइंस दे रही खबर क्या है विस्तार से वो हम आपको दिखा देते, लेकिन उससे पहले गौर से ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां मुलाकात करते उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से नजर आ रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं, जब कहोगे खड़ा हो जाऊं और जब कहोगे बैठ जाऊं। भुजबल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से खासा नाराज थे। उनका जहां नहीं चैना वहां नहीं रहने वाला बयान भी चर्चा में बना हुआ है। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें हम लगातार जो आपको दिखा रहे हैं, इस तरह तस्वीर के बड़े मायने भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी आपको डिटेल बता देते हैं। सीएम फडणवीस से मिले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे।
मंगलवार को ये बैठक जो थी वो नागपुर के विधान भवन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। 10 मिनट की चर्चा थी और बड़ा हेल्दी डिस्कशन इसमें कहा जा रहा है वो हुआ। इसके बारे में बताया गया कि महज एक सद्भावना मुलाकात थी, जैसा कि हम आपको पहले बताए थे। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, सद्भावना मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था। सिर्फ प्रदेश के विकास की इसमें बात हुई थी। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने एक गुलदस्ता जो है वह सीएम को देवेंद्र फडणवीस को भेंट किया था। मुलाकात के बाद उद्धव ने कहा, हम चुनाव नहीं जीते बल्कि महायुति ने चुनाव जीता है। उन्हें उम्मीद है ये सरकार महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। तो फिलहाल बहरहाल इस मुलाकात के कई मायने हैं और एक शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संभल में एक और मंदिर मिला है। देखिए, अब आपको बता दें कि लगातार मंदिर मिलने की झड़ी है वो लगना शुरू हो गई। 1992 के दंगे के बाद से ये बंद था मंदिर। कायस्थान मोहल्ला स्थित मंदिर में राम कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान जी का ये मूर्तियां मिली हैं जो अब सभी को सोचने और समझने पर मजबूर कर रही हैं। तो फिलहाल हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है। बिल्कुल, देखिए संभल में अब 32 साल से बंद मंदिर दिखा है जिसको लेकर अब विवाद गर्मा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि संभल में 4 दिन में 2 बंद मंदिर अब तक मिल चुके हैं। दोनों मुस्लिम बाहुल इलाके में हैं। पहला कार्तिकेश्वर मंदिर 14 दिसंबर को जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर खग्गूसराय में ये मंदिर मिला है। दूसरा मंगलवार को हयात नगर के सरायतरीन में मिला है। मंदिरों की बीच की दूरी 2 किलोमीटर की है। प्रशासन को बिना नाम के पत्र में मंदिर बंद होने की जानकारी दी गई थी। अब देखिए, आपको ये बता ही रहे थे कि जब से संभल में हिंसक वारदात हुई है और इसके बाद जब टीम पहुंची, जो बिजली चोरी की घटना लगातार सामने आ रही थी, उसी बीच आपको बता रहे कि साफ तौर पर जब टीम वहां पहुंची थी, देखा कि बिजली चोरी हो रही है। मस्जिदों का जिक्र आया कि मस्जिदों से ही बड़े बड़े तार डाले जा रहे हैं और तमाम घरों को बिजली गैर कानूनी तरीके से सप्लाई की जा रही है। इस बीच जब मंदिर को खोला गया था तब देखा कि यहाँ पर एक मंदिर पड़ा है। 4 दिन में तो फिलहाल आपको बता दें कि महज 32 साल से बंद प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के कपाट खोले गए हैं। बाबरी विंध्यवस के बाद में 1952 के दंगे के बाद से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू की गई है। मोहल्ला कछवायन स्थित मंदिर मिला। इसके बाद 200 साल पुराना आपको बता दें कि हनुमान मंदिर होने का दावा किया गया था, जो कहा जा रहा था कि पिछले 46 वर्ष से सालों से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि हातिम सराय व रायसत्ती में भी मंदिर को ध्वस्त करा दिया गया था। वो मंदिर भी आपको मिला। कई सारे कुएं थे जिनकी खुदाई होना शुरू हो गई थी। देखिए, तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प ये रहा था कि जिस वक्त ये मंदिर मिलना शुरू हुए थे, उस वक्त वो जो लोग, जो हिंदू जो थे उस क्षेत्र में रहते थे, जो पलायन कर चुके थे, वो हिंदू वापस आते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। तमाम जो बुजुर्ग थे वो ये कहते हैं कि देखिए, यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, हम यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते थे, लेकिन जैसे ही दंगे हुए हम वहाँ से पलायन करके चले गए थे। तो फिलहाल आपको बता दें, इधर आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ संभल बल्कि बनारस का हम जिक्र करते हैं तो वाराणसी में वर्षों से बंद मंदिर का ताला खुलवाने के लिए महिलाओं का शंखनाद भी हो गया है। तो फिलहाल देखिए, मदनपुरा इलाके में कई वर्षों से बंद मंदिर का ताला खुलवाने के लिए मंगलवार को मौके पर पहुंची महिलाओं ने शंखनाद हर हर महादेव का उद्घोष किया। तो फिलहाल देखिए, एक एक करके अब संभल का जिक्र किया जाए, बनारस का जिक्र किया, सभी जगह से जो प्राचीन मंदिर हैं उनके अवशेष मिलना शुरू हो गए हैं, जिससे कि जो सनातनी है उनमें इस वक्त खुशी का माहौल इस वक्त समझ में आ पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे जो 1978 के दंगे के बाद पलायन कर गए थे और 4 दिन पहले मेरे कार्तिकेश्वर मंदिर के पास मस्जिद के पास कुआं मिला और स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका ने कुएं को बंद कर दिया था और मंदिर मिलने के बाद अब ये विवाद और ज़्यादा गहराता जा रहा है। चले खबरों में बढ़ जाएंगे आगे और करेंगे अगली खबर का, जहां किसान पंजाब में आज 3 घंटे ट्रेन रोकेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का न्याय ठुकराया गया। वहीं डल्लेवाल का अनशन 22वां दिन भी जारी रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो फिलहाल देखिए, लगातार किसान आंदोलनरत हैं और साफ तौर पे आह्वान किया गया है कि रेल रखो आंदोलन का। तो फिलहाल आपको बता दें, आज
डल्लेवाल के आंदोलन की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। साथ ही बता दें कि संसदीय समिति का इस पर यह कहना है कि एमएसपी की कहानी गारंटी लागू हो। एनबीटी ने इस खबर को और दैनिक भास्कर ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। तो पंजाब में शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 3 घंटे के लिए ट्रेन रोकी जाएगी। 48 जगहों पर किसान दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रैक पर बैठेंगे। अमृतसर हो गया, जालंधर हो गया, होशियारपुर हो गया, जिलों में सबसे ज्यादा जगहों पर किसान ट्रैक को जाम करेंगे। रेल रोको आंदोलन का ऐलान 14 दिसंबर को किसान नेता सरवण पंढे ने किया। वहीं खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरण व्रत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल देखिए, और ये रही खबर जहां आप देख पाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू हो, संसदीय समिति की ओर से कहा गया है। यानी किसानों के आंदोलन के बीच संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में जल्द लागू करे। कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने मंगलवार को रिपोर्ट सौंपी है और अपनी पहली रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर पीएम किसान सम्मान निधि दोगुनी कर दी जाएगी तो छोटे किसानों के लिए यूनिवर्सिटी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू हो। किसानों और कृषि मजदूरों की कर्ज माफ़ी की योजना भी सरकार को बनानी पड़ेगी, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम जमकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली समिति ने ये भी कहा कि अगर पराली जलाने के बजाय उनके निस्तारण में किसान जो खर्च करते हैं उसको अगर सरकार दे दे, उसकी भरपाई अगर सरकार करे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि लगातार किसान प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले 1 साल का देखिए, अमूमन 1 साल ही होने वाला है जो शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। सरकार से कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तमाम दौर की जो वार्ता है वो रद्द हो गई है। इस बीच अनशन का दौर भी चालू हो गया है। तो 22 दिन हो चुके हैं डल्लेवाल को, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो और उग्र हो जाएगा। हालांकि चाहे वो ट्रैक्टर की बात करें, ट्रॉली की बात करें, सब तरीके से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि पैदल मार्च भी किया गया, पैदल भी दाखिल होने की कोशिश की गई, लेकिन वह अपनी इस योजना में सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता हैं, अन्नदाता सड़कों पर भी इस तरीके से आते हैं तो वाकई में उचित नहीं है। एक बीच का रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। एनटीए अब केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षा ही कराएगा। शिक्षा मंत्री बोले भर्ती परीक्षा नहीं कराएगी एजेंसी। CUET और यूजी साल में एक बार ही अमर उजाला पेपर होंगे। अमर उजाला ने और दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। तो फिलहाल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अहम जानकारी को साझा किया है। तो युद्ध स्तर की तैयारियां होंगी। डीएम ने कहा सैंटोस भी इस बीच बनाए जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए वर्ष 2024 और 25 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं का ध्यान केंद्रित करेगी। यह कदम मेडिकल प्रवेश NEET परीक्षा के कथित लीक, संदिग्ध लीक और अन्य गड़बड़ियों के कारण अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की श्रृंखला के बाद इस साल की शुरुआत में गठित एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश पर आधारित परीक्षा सुधारों के तहत किया गया। इसके साथ ही मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी इस बारे में बातचीत कर रहा है कि क्या परीक्षा पारंपरिक पेन और पेपर आधारित मोड में आयोजित की जानी चाहिए या कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT पर स्विच किया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, और DG एग्ज़ाम से परीक्षार्थी की पहचान सेंटर सिर्फ सरकार में ही तय किए जाएंगे। देखिए, नीट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी R राधाकृष्णन कमेटी ने NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एग्ज़ाम के पुनर्गठन की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि छात्रों के सत्यापन के लिए एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किए जा रहे DG यात्रा सिस्टम की तर्ज पर
डीजे एग्ज़ाम सिस्टम विकसित किया जाए। वहीं टेस्टिंग सेंटर सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज में बनाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और सभी सिफारिशों का उसमें जिक्र किया गया है। तो जाहिर सी बात है, खबर बहुत ख़ास है। खबर स्टूडेंट्स के काम के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी करते हैं। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पूजा ने दैनिक भास्कर में दिखाई है और दैनिक जागरण के लास्ट पेज पर, पहले पेज पर छोटी जगह और फिर बाद में इसे बड़ी जगह दी गई है। इस खबर को वाकई में ये कई मायनों में खबर खास भी हो जाती है। तो जेईई मेन हो गया, CUET का आयोजन कंप्यूटर से होगा, इस बाबत साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। एनटीए में सुधार को लेकर गठित समिति की सिफारिश के बाद शिक्षा मंत्री ने जेईई मेन और CUET व नेट परीक्षा को पूरी तरीके से कंप्यूटर के जरिए कराने का अब फैसला लिया है, जबकि नीट पर अभी भी कोई फैसला नहीं आया। नीट का मामला आपको याद होगा किस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिन परीक्षाओं का प्रशासनिक जिम्मा शिक्षा मंत्रालय के पास था, उन सभी को हमने कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने का फैसला दिया है। नीट की प्रशासनिक एजेंसियां स्वास्थ्य मंत्रालय में हैं। ऐसे में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को फैसला लेना है कि नीट की परीक्षा को कैसे आयोजित आपको आगे कराना होगा। इसका जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय का बनता है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से उनकी 2 बार चर्चा भले ही हो चुकी हो, हमने उनकी सहमति की प्रतीक्षा अब कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। देखिए, हम नीट भी कंप्यूटर से कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कतें ना हो, इसकी मेक श्योर करना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय को, चूंकि जिम्मा जाहिर तौर पे उन्हीं का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जस्टिस शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के सामने अपना पक्ष रखा है। विहिप के कार्यक्रम में की विवादित टिप्पणी मामले में हुए पेश और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, काफ़ी बड़ी खबर भी है। जस्टिस यादव कॉलेजियम में, जो कॉलेजियम है उसमें जज ने अपना पक्ष रखा है, इससे कई मायने भी हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सामने वो पेश हुए और सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनकी जमकर यहाँ पर क्लास लगाई गई, जहाँ पर CJI खन्ना इस दौरान काफ़ी नाखुश नजर आए। उन्होंने जस्टिस यादव को अपने विवादित बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉलेजियम स्टेटस शेखर सुमन कुमार यादव ने स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ और भाषण में जिस तरह से उन्होंने कुछ बातें कही थी उसके लिए उन्हें फटकार लगाई गई। तो फिलहाल देखिए, किस तरीके से जज को भी बोलना सोच समझ के चाहिए। ये खबर जो है इस बात की ही तस्दीक करता है। आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव CJI संजीव खन्ना की अगुवाई वाली जस्टिस कोर्ट ने कॉलेजियम के सामने पेश हुए। सूत्र क्या बताएं, जरा जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक अपना पक्ष उन्होंने रखा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में 8 दिसंबर को की गई कथित टिप्पणी को लेकर उनको ये पक्ष रखा गया था। और देखिए, तमाम बड़ी बातें उन्होंने इस बाबत कही थी, जिसको लेकर वे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गए थे। कहा गया था, देखिए, आप बतौर एक जज होने के नाते किसी कार्यक्रम में आप शिरकत भले करिए, लेकिन आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इसका ख्याल कौन रखेगा। और इसका ख्याल आपको जाहिर सी बात है रखना पड़ेगा, चूँकि आप एक कानून का एक सिंबल माने जाते हैं और जाहिर सी बात है आपकी बातों के कई मायने भी निकाले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। तो फिलहाल देखिए, स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी सिर्फ स्कूल को नहीं बल्कि कई एयरपोर्ट्स को भी दी गई है और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। नवभारत टाइम्स में भी इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कल सुबह साउथ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी ईमेल के जरिए भेजा गया है, जिसे देखते ही पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस साउथ दिल्ली के इंडियन पब्लिक स्कूल और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सरस्वती विहार में बने एक स्कूल में पहुंच गई। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। स्कूल को खाली कराने के सभी टीमों ने कोने कोने को खंगाला, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध
नहीं मिल पाया है। और देखिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लगातार स्कूलों को धमकी मिल रही है। आपको याद होगा गर्मियों के वक्त में यानी कि लगभग मई जून में भी इस तरह की धमकी दी गई थी। देखिए इस खबर को अमर उजाला ने जगह दी है, आप तक खबर भी पहुंचा देते हैं। लेकिन जो धमकी मिलने का सिलसिला है वो यहाँ नहीं रुका है। इससे पहले आपको बता दें पिछले हफ्ते धमकी मिली गई थी जब 3000 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई थी, एक्सटॉर्शन की मांग की गई थी कि इसके बदले में हमको पैसे दिए जाएं। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद धमकी आई। इसके बाद अब चौथी पांचवी मरतबा फिर से धमकी आई हुई है। तो दिल्ली में कई स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजधानी दिल्ली का हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो सुबह फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली दिल्ली में। इस बार की सप्ताह में दूसरी, यानी कि हम फिर बता रहे हैं आपको, सप्ताह में दूसरी और 9 दिन में 5वीं घटना हो गई है। आखिरकार इस घटना के पीछे मायने क्या है? चूंकि साफ तौर पे आपको बता दें किसी भी घटना को, किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चूंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला होता है। इसलिए प्रशासन जो है और स्कूल प्रबंधन जो है वो इस पर सतर्कता बरतता है, स्कूल की छुट्टी करा देता है। फिलहाल आपको बता दें स्पेशल सेल अपराध व शाखा जिला पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम दिल्ली के सरस्वती विहार स्थित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और स्थानीय दमकल विभाग हो गए, बम निरोधक दस्ता हो गया, श्वान दस्ते हो गए, कर्मचारियों ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कभी 200 स्कूल, कभी 40 स्कूल, कभी 5 स्कूल, इस तरीके से धमकी भरे जो ईमेल हैं वो लगातार आ रहे हैं। इससे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनमें साफ तौर पर चिंता की लकीरें उनके माथे पर देखी जा सकती हैं। तो फिलहाल चलिए पूजा खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सुस्त पड़ गई है हवा। जी हाँ, देखिए आपको बता ही रहे हैं कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही, तो हवा जो है वो सुस्त पड़ गई। गैस चैम्बर बनी है इस वक्त दिल्ली एनसीआर। तो पोल्यूशन का लेवल क्या अप होता जा रहा है? क्योंकि हम लगातार यही कह रहे हैं ना कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपको बता दें कि लगातार पॉल्यूशन का जो लेवल है वो अप हो जाता है। बिल्कुल देखिए, और AQI लेवल जो है वो 433 को पार कर गई है। और अमर उजाला, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, कई अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल तस्वीर भी दिखा रहे हैं और उसके ज़रिए आप समझिए राजधानी में एक बार फिर से प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। बीच में थोड़ा सा राहत ज़रूर मिलती नज़र आई थी, लेकिन वापस से प्रदूषण का जो लेवल है वो अप हो गया। तो दिल्ली प्रदूषण के प्रकोप से बाहर नहीं निकल पा रही। AQI एयर संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आज विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हो गया है। विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 2 शहर हैं, जिसमें दिल्ली पहले स्थान पर, 8वें स्थान पर कोलकाता आ गया है। USA की IQ एयर संस्था PM 2.5 के आधार पर विश्व के प्रदूषित शहरों की निगरानी करती है। 17 दिसंबर को भी दिल्ली को विश्व में सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। यानी कि लगातार पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनियन ने राष्ट्रीय राजधानी में बार बार हो रहे दम घोटू पोल्यूशन को देखते हुए बड़ा कदम उठाया। दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत प्रतिबंधित वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ BS6 वाहनों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में स्थित पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र लिखा है और पत्र साथ ही देखिए ग्रैब 4 जो है उसे लागू किया गया है, लेकिन इसका भी खासा असर जो है वो राजधानी दिल्ली में पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को भारी पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। AQI लेवल 400 को भी पार कर गया और ये AQI लेवल आगे और बढ़ सकता है क्योंकि अभी और महीने ठंड के बाकी हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए इससे बुरा और क्या होगा यदि सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर हो। जिसका हमें डर था वही हुआ और सबसे ऊपर दिल्ली का ही नाम आया हुआ है। हालांकि देखिए ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 इसमें लागू किया गया है, लेकिन अब और सख्ती बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे वाहन हैं जिन पर यदि वो मानकों को पूरे नहीं करते हैं तो उनको पेट्रोल या डीजल भी नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिए जाहिर सी बात है सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करती ही है, लेकिन बतौर एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए कि प्रदूषण का लेवल कम रहे। आप भी इनिशिएटिव लें और आप भी वाहनों का इस्तेमाल यदि पूल हो सकता है तो पूल करके कीजिए। जैसे भी हो सकता है प्रदूषण को रोकथाम में आपकी जनभागीदारी बेहद सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा मसला आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ जाता है आगे। रूस के परमाणु रक्षा बल प्रमुख को यूक्रेन ने स्कूटर में
बम लगाकर उड़ा दिया है और यूक्रेन ने इसे स्कूटर्स में बम लगाकर उड़ाया है। तो फिलहाल देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और इसी के साथ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एनबीटी की तस्वीर भी देखिए पूजा आप तक पहुंचा रही हैं और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए इसे जिम्मेवार ठहराए गए रूस के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरलोव की कल सुबह मॉस्को में हत्या कर दी गई है और ये अपनी तरह की सबसे हाई प्रोफाइल हत्या है। जनरल इगोर किरिलोव की मौत एक आवासीय अपार्टमेंट में ब्लॉक के पास एक स्कूटर में छिपाकर लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से हो गई थी। रूस की जांच कमेटी ने यह जानकारी साझा की। यूक्रेन की सेना के अधिकारी ने कहा कि इस हमले को एसबीयू खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया। इगोर किरिलोव जब अपने कार्यकाल से निकल रहे थे उस दौरान विस्फोटक की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रूस के न्यूक्लियर डिफेंस चीफ की स्कूटर में ब्लास्ट की जानकारी सामने आई, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ब्लास्ट किए जा रहे हैं और हमले अब तक किए जा रहे हैं, इन्हें रोक पाना, कंट्रोल कर पाना भारत के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रूस के परमाणु रक्षा बल प्रमुख को यूक्रेन ने स्कूटर में बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी है। देखिए दैनिक भास्कर ने, अमर उजाला ने, एनबीटी ने इस खबर को जगह दी। अब जरा थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में समझ लीजिए, बहुत संक्षेप में भी आपको बता दें चूंकि समय भी समाप्त हो रहा है। रूस के बड़े जो अफसर हैं वो यूक्रेन की हिट लिस्ट में शामिल हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें 28 दिसंबर की हम बात करते हैं, 28 सितंबर की बात करते हैं। मॉस्को के ड्रोन स्पेशलिस्ट कर्नल एलेक्सी कोलोमित्सवे मृत पाए गए थे। ड्रोन से वो ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद 13 नवंबर का जिक्र किया जाए तो क्रीमिया में रूसी नौसैनिकों अधिकारी वोलेरी ट्रानकोन्स्वी की बम धमाके में मौत हुई थी। एसबीयू ने उनके क्रूज मिसाइलें दागने के लिए अपराधी उनको घोषित किया था। 12 नवंबर को मॉस्को के पास वैज्ञानिक मिखाइल शतस्की की हत्या कर दी गई और मिसाइलों के लिए वो एआई सॉफ्टवेयर बना रहे थे। तो यूक्रेन ने पुतिन के घर से 7 किलोमीटर दूर परमाणु चीफ को उड़ाया है। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि हथियार बनाने में सशक्त भूमिका निभाते आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए सुर्खियां अखबार की इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।